नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 7 जो है वो करते हैं, जो कि है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। क्या है? तो भारत में राजनीतिक संस्थाएं। इसके टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि जो जेपीएससी के द्वारा इसका एग्जाम जो है वह 29 मार्च को डिसाइड किया गया है, यानी कि रखा गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है कि झार शिक्षा के द्वारा तैयार किया गया पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट बुकलेट, जो कि पॉलिटिकल साइंस के सभी यूनिट्स को कवर करता है, जिसमें आपको 15,000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। इसको आप लोग अगर पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ के साथ साथ इसका वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिले तो आप लोग झार शिक्षा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो इसमें आप लोग इनरोल हो सकते हैं। अभी जो इसका प्राइस है ऐप पर आपको 999 पर ये मिल जाएगा, और अगर पीडीएफ अगर चाहिए तो आपका 499 पे अवेलेबल हो जाएगा। और वहीं अगर आप लोग को पेपर 1 भी चाहिए तो अभी आपको ये पीडीएफ फॉर्म में ओनली ये मिल पाएगा आपको 249 में, जिसमें से आपको 6 यूनिट कवर किया गया है मैथ और रीजनिंग को छोड़ के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव जो है वो किस अधिनियम का पड़ा है? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। लगभग 75% प्रावधान जो है वो यहीं से लिए गए हैं। किससे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने पहली बार किस सिद्धांत को स्वीकार किया था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 जो था ये भारतीयों द्वारा स्वयं का संविधान बनाने के अधिकार को स्वीकृत किया था। किसको? तो भारतीयों द्वारा स्वयं का संविधान बनाने के अधिकार को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन और सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। किस पर? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन और सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कब और किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपनाया गया, प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को क्या संज्ञा दी है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को एक सामाजिक दस्तावेज और सहकारी संघवाद का उदाहरण कहा है। क्या कहा है? तो एक सामाजिक दस्तावेज और सहकारी संघवाद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो संविधान की किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति दैट इज यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो वह 15 थी। अब हम लोग देखते हैं संविधान का दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो प्रियम्बल में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो किस मामले में कहा? तो केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य 1973 के मामले में। किसमें? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान से ली गई। किससे? तो जापान से ली गई है। अगला प्रश्न है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 का मुख्य निर्माण या निर्णय क्या था? तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 का मुख्य निर्णय जो था वह क्या था कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। क्या है? तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संविधान जो है वह मूल संरचना का हिस्सा है। क्या है? तो संविधान जो है वह मूल संरचना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का रक्षक गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को 86वें संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार के रूप में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किस वाद में हुआ? तो मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ है वह केशवानंद भारती केस 1973 के मामले में हुआ था। कब? तो केशवानंद भारती केस 1973 के मामले में। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कौन सी सूची जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार कानूनों और न्यायिक समीक्षा के बचाने के लिए से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन को लघु संविधान दैट मीन्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 99th संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेक से संबंधित था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, संविधानवाद का मूल अर्थ क्या है? तो संविधानवाद का मूल अर्थ क्या है? तो सीमित सरकार दैट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट और विधि का शासन। अगला प्रश्न है, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का फैसला किस विषय पर ऐतिहासिक है? तो यह अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग और पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा घोषित करना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। किसमें? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग पहली बार किसने किया था? यह ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक 1986 पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, यह कथन किस व्यवस्था पर लागू होता है? तो प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, यह संसदीय शासन प्रणाली में लागू होता है, जिसमें तो कैबिनेट सिस्टम में यह लागू होता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यह अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्य किया है? तो हाँ, किया है। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने 1960
में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है यह अनुच्छेद 61 यानी कि 61 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 76 के तहत होती है। वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। कौन? तो महान्यायवादी जो होता है वह संसद की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो मनी बिल को परिभाषित करने का अंतिम अधिकार जो है यह लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसके पास? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अगला प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमिटी में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी 30 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। कहां से? तो लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष परंपरानुसार कौन होता है? तो परंपरा अनुसार जो होता है वह विपक्षी दल का नेता होता है। कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता जो है वह कौन करता है? तो ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाया जाता है वह अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो लोक राज्यसभा को जो ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन करने का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 312 के तहत है। शून्यकाल यानी 0 आवर किस देश की संसदीय नवाचार है? यह भारत का है जो कि 1962 से भारत में इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह 10वीं अनुसूची में है जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव दैट मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल किस सदन में लाया जा सकता है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है यानी अविश्वास प्रस्ताव यह केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ओनली राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार दैट मीन्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 143 यानी कि 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका यानी PIL का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जनहित याचिका का जो जनक है वह PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कॉलेजियम प्रणाली यानी कॉलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति किस केस से हुई है? तो कॉलेजियम प्रणाली की जो उत्पत्ति हुई है यह सेकेंड जजेज केस 1993 और थर्ड जजेज केस 1998 से हुई है। किससे? तो सेकेंड जजेज केस 1993 और थर्ड जजेज केस 1998 से हुई है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है? तो अनुच्छेद 129 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगला प्रश्न है, क्या संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को कम कर सकती है? तो नहीं, संसद इसे बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है। यह अनुच्छेद 138 में कहा गया है। किसमें? तो 138 में कहा गया है कि जो संसद है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को कम नहीं कर सकती है बल्कि संसद इसे बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जुडिशियल
एक्टिविज्म शब्द का प्रयोग जो है ये आर्थर स्लेसिंगर जूनियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो आर्थर स्लेसिंगर जूनियर के द्वारा। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए सरकारी आयोग यानी सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिश जो थी वह थी राज्यपाल को राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल जो होना चाहिए वो राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहिए। यहाँ सॉरी यहाँ सरकारिया आयोग आ गया, सरकारी आयोग आ गया है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का सृजन या समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो किसी विधान परिषद या किसी राज्य में जो विधान परिषद होती है उसका सृजन और समाप्ति जो होती है वह अनुच्छेद 169 के तहत होती है, संसद द्वारा राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर। और ये जो सृजन और समाप्ति होती है यह राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति यानी पार्डनिंग पावर किस अनुच्छेद में और यह राष्ट्रपति से कैसे भिन्न है? तो यह अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता और कोर्ट मार्शल के मामलों में शक्तिहीन रहता है। कौन? तो राज्यपाल रहता है। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है? तो राज्य विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम संख्या जो है वह क्या हो सकती है? तो अधिकतम आपका 500 है और न्यूनतम 60 है। कुछ राज्यों में अपवाद है जिसमें से 60 से भी कम है। अगला प्रश्न है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 मामले का संबंध किससे है? तो इस मामले का संबंध जो है वो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से। किससे? तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से है, यानी राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। ये कहा गया किसमें? तो शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 के मामले में। अगला प्रश्न है केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को क्या कहा था? तो केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल कहा था। अगला प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियां रेसिड्यूरी पावर भारत में किसके पास है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वह केंद्र के पास होती है अनुच्छेद 248 के तहत। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो है अनुच्छेद 263 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? तो पुंछी आयोग का गठन जो था 2007 में हुआ था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वह 2010 में सौंपी थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 371 जे जो है यह हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र विशेष प्रावधान के तहत ये संबंधित है। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह केंद्रीय वित्त मंत्री होता है अनुच्छेद 279 ए के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 279 ए के तहत जो जीएसटी परिषद होता है उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने वाली संस्था जो है वह है नीति आयोग। कौन है? तो नीति आयोग है। अगला प्रश्न है संविधान की 7वीं अनुसूची में शिक्षा यानी एजुकेशन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का? तो समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से हस्तांतरित किया गया और इसे समवर्ती सूची में लाया गया। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुसदस्यीय निकाय कब बना? यह 1989 में पहली बार और 1993 में अस्थायी रूप से 1+2 आयुक्त की नियुक्ति जो है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होने लगी और यह बहुसदस्यीय निकाय बन गई। अगला प्रश्न है चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति 1990 ने किसकी सिफारिश की थी? तो किसकी सिफारिश की थी? तो ईवीएम के उपयोग और चुनाव के खर्च राज्य वित्त पोषण के कुछ रूपों में की जाए। किस पे? तो ईवीएम के उपयोग और चुनाव खर्च
कि राज्य वित्त पोषित के कुछ रूपों में किया जाए। अगला प्रश्न है, नोटा का विकल्प सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय के बाद लागू किया गया? तो नोटा का जो विकल्प है वो सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय के बाद लागू किया? तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। किस पर? तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज भारत संघ 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का निर्णय चालू किया, यानी कि लागू किया। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? यानी कि उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 324 के तहत। अगला प्रश्न है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 84 को किस केस में रद्द किया गया? तो लिली थॉमस केस 2013 के तहत इसे रद्द किया गया, यानी दागी नेताओं की सदस्यता तत्काल रद्द करने हेतु। किस पर? तो जिस पर मतलब किसी आरोप है, यानी कि उस पे कानूनन कुछ अपराध किया है, तो वैसे नेताओं को तत्काल रद्द करने के लिए लिली थॉमस केस प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 61वां संविधान संशोधन 1988 क्यों महत्वपूर्ण है? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कितनी? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो वीवीपैट का पूर्ण रूप है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या होता है? तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक जो है वह बलवंत राय मेहता को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति 1977 ने किस मॉडल की सिफारिश की थी? तो द्विस्तरीय पंचायती राज मॉडल की सिफारिश की थी और राजनीतिक दलों की भागीदारी को इसने सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है? तो कम से कम 1/3 यानी कि 33% इसमें आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन कई राज्यों जैसे बिहार, झारखंड ने इसे 50% कर दिया है। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्षेत्र के कितने विषय शामिल हैं? तो 11वीं सूची में 29 विषय शामिल है। कितने? तो 29 विषय जो हैं वो 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 243D किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 243D जो है यह पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। किससे? तो पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है 243D। अगला प्रश्न है, पेशा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों जिसमें से आदिवासी क्षेत्र शामिल होते हैं में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना। क्या इसको करना? तो ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद संशोधन में है? तो जिला योजना समिति का प्रावधान जो है वो किस संशोधन में है? यह 74वां संविधान संशोधन में है और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 243ZD में है। किसमें? अनुच्छेद 243ZD में है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को सार्वजनिक धन का संरक्षक किसने कहा? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक जो है यह BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? तो BR अम्बेडकर के द्वारा सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक निकाय है? तो किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक निकाय है? यह अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो NHRC के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो भारत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को
नियुक्त किया जा सकता है 2019 के संशोधन के बाद। अगला प्रश्न है 102 यानी कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा किस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया अनुच्छेद 338 बी के तहत। किसके तहत? तो 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू किस प्रकार का निकाय है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह एक वैधानिक निकाय है यानी कि स्टेटूटरी बॉडी है और इसकी स्थापना जो होती है वह 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत होती है। किसके तहत? तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के तहत होती है। किसकी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की। अगला प्रश्न है नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग जो है वह न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक है। यह एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित थिंक टैंक है। क्या है? तो एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित थिंक टैंक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? तो इसे 2003 में वैधानिक दर्जा दिया गया। संथानम समिति की सिफारिश पर गठित है यह केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला प्रश्न है संयुक्त या संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है यानी कि दोनों में से जो भी पहले हो वह यूपीएससी के सदस्यों के कार्यकाल की आयु होती है। अगला प्रश्न है लोकसभा और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है यह 2013 में पारित हुआ और पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो भारत के पहले लोकपाल बने। कौन बने? तो पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो भारत के पहले लोकपाल बने। अगला प्रश्न है सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? तो सहकारी समितियां बनाने का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार 97 यानी कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा बना अनुच्छेद 19(1) सी के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 19(1) सी के तहत सहकारी समितियां जो हैं वो बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बना। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने वाला राष्ट्रपति आदेश कब जारी हुआ? तो राष्ट्रपति आदेश जो था वो कब जारी हुआ? तो 5 अगस्त 2019 को जारी हुआ था। किसके कारण? तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है आधार को मनी बिल के रूप में पारित करने की वैधता को किस केस में चुनौती दी गई थी? तो केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में यह चुनौती दी गई थी निजता का अधिकार मामले के संबंध में। किसमें? तो निजता का अधिकार मामले के संबंध में आधार को मनी बिल के रूप में पारित करने की वैधता को चुनौती दी गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनडीसी की स्थापना जो हुई थी 1952 में हुई थी योजना आयोग के अनुमोदन के लिए। किसके लिए? तो योजना आयोग के अनुमोदन के लिए। अगला प्रश्न है छाया मंत्रिमंडल यानी कि शैडो कैबिनेट किस देश की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? यह ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता है। भारत में यह औपचारिक रूप से मौजूद नहीं है। कौन सा? तो शैडो कैबिनेट जो है यह भारत में औपचारिक रूप से मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 जिसमें से मौलिक अधिकार आते हैं भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसके तहत? तो संविधान के भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 का संबंध किससे है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है ये चुनाव के राज्य वित्त पोषण से है। किससे? तो चुनाव के राज्य वित्त पोषण से है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 226 जो होता है यह उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के तहत अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किया जा सकता है और जो अनुच्छेद 226 है यह सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है क्योंकि इसमें अधिक
चीजों पे या अधिक विषयों पे रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन के आदेशों को कहाँ चुनौती दी जा सकती है? तो यह किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। विप कार्यालय का उल्लेख संविधान में कहाँ है? तो संविधान में इसका उल्लेख जो है वह नहीं है, यह संसदीय परंपरा पर आधारित है। विप जो है यह संसदीय परंपरा पर आधारित है, संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लागू किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल जो है वो भारत में कभी भी अभी तक लागू नहीं किया गया है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन से 2 अनुच्छेद लंबित नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है इसे लंबित नहीं किया जा सकता है 44वें संविधान संशोधन के बाद। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा पर दे है कहा था? यह केटी शाह के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? तो केटी के शाह के द्वारा कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा पर दे है। अगला प्रश्न है, गिलोटिन संसदीय प्रक्रिया में क्या है? तो गिलोटिन जो है वो संसदीय प्रक्रिया में क्या है? यानी कि बिना चर्चा के वित्तीय मांगों को मतदान के लिए रखना समय की कमी के कारण, इसी प्रोसेस को बोलते हैं गिलोटिन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर के विरुद्ध जो था वह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है। किसको? केंद्र सरकार को सौंपती है, न कि राष्ट्रपति को। और यह संबंधित राज्य सरकार की रिपोर्ट होती है। किसकी? यह संबंधित राज्य सरकार की रिपोर्ट होती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 262 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 262 का जो संबंध है वो अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णयन से। किसके? तो अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णयन से है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किस अनुच्छेद के तहत गठित होते हैं? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है ये अनुच्छेद 323A के तहत गठित होते हैं। अगला प्रश्न है, वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखानुदान का उद्देश्य क्या है? तो वोट ऑन अकाउंट का उद्देश्य जो है वह है बजट पारित होने तक सरकार को खर्च करने की अनुमति देना। कब? तो बजट पारित होने तक सरकार को खर्च करने की अनुमति देना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सित्तलवाड़ 1955 जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों, आप लोग के लिए JPSC जेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए झार शिक्षा द्वारा बुकलेट तैयार किया गया है, जिसको अभी आप लोग अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो बुकलेट है अभी आपको 499 पर मिल जाएगा, वहीं पेपर 1 का जो बुकलेट है ये 249 पे मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो हमारे नंबर 8271113645 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और जो लोग भी चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।